बच्चे चैप्टर है हमारा वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। पहले हम कवि परिचय मतलब लेखक परिचय पढ़ रहे हैं। आप नोटिस कर रहे हैं कि 1952 में ये पैदा हुए हैं। इनकी डेट नहीं है फ़िलहाल, इट मीन्स ये अभी भी प्रेजेंट में हैं। क्लियर। इनका जन्म बिहार के नालंदा ज़िले में हुआ था और डुमरावा गांव में हुआ था 9 मार्च 1952 को। ये एमएससी सांख्यिकी, एमएससी यानी कि इन्होंने जो मास्टर डिग्री ली है वो सांख्यिकी मीन्स स्टैट्स में ली है, मैथ्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है स्टैट्स। फिर है एमबीए और एलएलबी, एमबीए भी किया है डबल मास्टर डिग्री, और फिर एलएलबी यानी कि जो हम लॉयर की डिग्री है ना वो भी किया हुआ है। आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े मालवे, आकाशवाणी होता है रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन यानी कि जो टीवी पर टेलीकास्ट होता है, उनसे जुड़े हुए अभी भी जो भी वैज्ञानिक जानकारी होती है वो लोगों को पहुंचाने का काम करते हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैनल के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टीवी पर आते रहते हैं और जानकारी लोगों को देते रहते हैं साइंस से रिलेटेड। फिर है आकाशवाणी और बीबीसी लंदन में कार्य के दौरान, जब वो रेडियो में काम कर रहे थे और बीबीसी लंदन में, बीबीसी एक चैनल का नाम है ना, तो जब वो वहाँ काम कर रहे थे तो रेडियो विज्ञान पत्रिका ज्ञान विज्ञान का संपादन भी किया इन्होंने, यानी कि एक मैगज़ीन निकाला था जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान, इन्होंने वो पब्लिश की है और उसका प्रसारण भी करते रहे, यानी कि कंटिन्यू उसको चालू भी रखा। समझ में आया। फिर है मालवे की जो भी भाषा होती है वो बहुत ही सीधी होती है, सरल होती है, मतलब आपको अच्छे से समझ में आ सकती है, और वो बीच में वैज्ञानिक शब्दावली को भी लिए हुए हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड वर्ड्स भी आपको इसमें दिखाई देंगे। शब्दावली यानी कि शब्द वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यथा आवश्यक मतलब कि जैसा उनको ज़रूरत पड़ती है वो दूसरी भाषाओं के शब्दों का भी बीच बीच में प्रयोग करते हैं। और मालवे जो हैं उन्होंने कई भारतीय वैज्ञानिकों की, जो भी अच्छे अच्छे वैज्ञानिक रहे होंगे, उनकी संक्षिप्त जीवनियों को लिखा है। इट मीन्स उनकी बायोग्राफी लिख कर डाली है, ठीक। और इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है विश्व विख्यात भारतीय वैज्ञानिक। मीन्स भारत के जो भी वैज्ञानिक हैं जो संसार भर में प्रसिद्ध हैं, पुस्तक में समाहित है, यानी कि सारे वैज्ञानिकों का इस एक बुक के अंदर में काफ़ी सारे वैज्ञानिकों के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। समाहित है मतलब शामिल है। ये अब आपने जो पढ़ा वो था धीरंजन मालवे के बारे में, जो कि लेखक हैं इस लेसन के। अब वो बता रहे हैं कि जो हम प्रस्तुत पाठ जो हम पढ़ने वाले हैं, वैज्ञानिक चेतना के वाहक रामन, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक। और प्रथम भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। हालांकि बाद में तो और भी लोगों को मिला होगा, लेकिन फर्स्ट पर्सन ये थे, रामन थे। और उनका पूरा आप संघर्षमय जीवन देखेंगे भी, कैसे कैसे उन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी में जो भी जूझे हैं, जो भी दुखों से या जो भी उन्होंने संघर्ष किया है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। अब देखिएगा, वेंकट रामन जो थे केवल 11 साल की उम्र में ही उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। मैट्रिक समझते हो? 10th स्टैंडर्ड। आज आप जब 10th क्लियर करेंगे, नॉर्मल जो बच्चा होगा वो 15 साल में क्लियर करता है, इन्होंने 4 साल पहले ही 10th स्टैंडर्ड क्लियर कर लिया। पहले के आज भी चलता है, पहले भी चलता था, कुछ कुछ बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं तो दो क्लास को 1 साल में करते हैं, ऐसे परमिशन होती है, तो आपको दोनों साल के एग्ज़ाम्स देने रहते हैं। तो ये बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे, तो इनकी इस वजह से साल बच गए। फिर वो बोल रहे हैं कि विशेष योग्यता के साथ उन्होंने इंटरमीडिएट किया, भौतिकी और अंग्रेज़ी में स्वर्ण पदक के साथ, मतलब कि भौतिकी, फिज़िक्स और अंग्रेज़ी, इंग्लिश में उन्होंने बीए कंप्लीट किया और फिर स्वर्ण पदक भी जीता, यानी कि गोल्ड मेडलिस्ट थे इन दोनों सब्जेक्ट के लिए स्पेशली। और प्रथम श्रेणी में एमए करके, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न के साथ इन्होंने अपना एमए भी क्लियर किया। फर्स्ट डिवीज़न होता है बच्चे परसेंटेज बेसिस पर होता है, तो 60% अब जो होता है उसे फर्स्ट डिवीज़न कहा जाता है। आगे बोलते हैं वो मात्र 18 साल की उम्र में ही, अब 18 साल में इन्होंने इतनी सारी डिग्रियां ले ली हैं, एमए भी कंप्लीट कर लिया है अपना। और फिर कोलकाता के अंदर भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल अकाउंटेंट नियुक्त कर लिए गए, यानी कि ये सब डिग्री लेने के बाद
18 साल की उम्र में इनको गवर्नमेंट जॉब भी ऑफ़र हो गई। वहाँ पर वो जर्नल अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोलकाता में। इनकी प्रतिभा से, यानी कि इनके अंदर जो इतना ज़्यादा ये जो था, इतना टैलेंट था, उसके लिए इनके जो खुद के अध्यापक भी थे स्कूल के, वो भी अभिभूत थे, यानी कि एकदम चौंके हुए थे भी, कितना टैलेंट है बच्चे के अंदर। फिर सन 1930 में जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, देखिए अभी देश हमारा आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। जब वो उसको पाने के बाद सीवी रामन उनका शॉर्ट नेम है, समझ रहे होगे, तो अपने एक मित्र को उस पुरस्कार समारोह के बारे में लिखा था, मतलब बता रहे थे लिखकर लेटर के थ्रू अपने एक दोस्त को, कि जैसे ही मैं पुरस्कार लेकर जब मैं मुड़ा था ना, तब मुझे जिस स्थान पर बिठाया गया था उसके ऊपर ब्रिटिश राज्य का यूनियन जैक लहरा रहा था, मतलब उनका ब्रिटिश वालों का झंडा लहरा रहा था। और अब आप नोटिस करिए कि आज कोई भी बंदा पुरस्कार लेता है, जैसे आज हम गोल्ड मेडल ले रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स चल ही रहे हैं अभी भी, है ना, तो जो भी देश जीतता है उसका झंडा फहराया जाता है। लेकिन 1930 में हमारे देश जब आज़ादी नहीं हुआ था तो हमारा कोई झंडा ही नहीं था, तो वहाँ कैसे लहराया जाता। तो मुझे अफसोस है कि मेरे दीन देश भारत की अपनी पताका तक नहीं है। दीन देश यानी कि जो गरीब देश है, पताका मतलब झंडा, हमारा झंडा ही नहीं था। मतलब इसको पुरस्कार मिल रहा है लेकिन देश का वहाँ पर नाम नहीं हो रहा था उनके हिसाब से। तो इस एहसास से मेरा गला भर आया। गला भर आना मुहावरा है बच्चे, यानी कि एकदम उसका दिल रोने जैसा हो गया ना, बहुत वो हो गए, ये दुखी हो गए और फूट फूट कर ये रो पड़े थे, बहुत ज़्यादा रोए थे। सीवी रामन जो हैं वो भारत में विज्ञान की उन्नति के चिर आकांक्षी थे, यानी कि भारत जो है हमारा लंबे समय तक, मतलब उनकी ये इच्छा थी कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा किस चीज़ के मामले में, विज्ञान के मामले में, साइंस में बहुत तरक्की करेगा और भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो जाए, उनकी साइड थे। और वो महात्मा गांधी को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते थे, अभिन्न मित्र, गहरा दोस्त मानते थे। और नोबेल पुरस्कार समारोह के बाद जब एक भोज के दौरान, भोज यानी कि जब उन्हें वहाँ खाना खिलाया जा रहा होगा, लंच या डिनर जो भी होगा, उस दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे एक बधाई का तार अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र, उनको एक कॉन्ग्रेचुलेशन का एक लेटर मिला था अपने सबसे बेस्ट दोस्त से, जो कि कौन थे, महात्मा गांधी थे। उन्होंने उनको भेजा था और उन्होंने क्या भेजा था, जो कि उस समय वो जेल में थे, जेल में रहते हुए भी उन्होंने उन्हें एक तार भेजा था। तार समझते हो, टेलीग्राम, है ना। पहले तार जो होते थे वर्ड्स के ऊपर चला करते थे, वर्ड्स लिमिट होती थी, जितने वर्ड्स लिखोगे उतने पैसे लगा करते थे। चिट्ठी होती है क्योंकि लेटर जो होता है वो कितना भी समय लग सकता है, लेकिन तार क्विकली पहुंचता था, समझ में आया, इसीलिए उसमें वर्ड लिमिट होती थी। फिर है एक मेधावी छात्र से महान वैज्ञानिक तक की रामन की संघर्षमय जो जीवन यात्रा है, मतलब जब वो एज ए स्टूडेंट थे बहुत इंटेलिजेंट थे, मेधावी थे, और जब वो एक महान वैज्ञानिक बन गए तब से लेकर, यानी कि बचपन से लेकर वैज्ञानिक बनने की उनकी जो पूरी संघर्षमय कहानी है, उनकी पूरी जो जीवन यात्रा है, उनके बारे में, और उन्होंने जो जो उपलब्धियों को प्राप्त किया, इट मीन्स जो भी उन्हें अवार्ड मिले हैं, उन सब के बारे में जो भी हम जानकारी हैं इस पाठ के अंदर हम अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे और देखेंगे, ठीक है। चैप्टर बच्चे स्टार्ट हुआ है। स्टार्टिंग में उन्होंने हमको एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देख रहे हैं। आज जब भी पेड़ से सेब गिरता है, कभी किसी ने ये दिमाग नहीं लगाया था कि ये नीचे ही क्यों गिरता है, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गिरता, है ना, ऊपर भी गिरना चाहिए। तो उसके गिरने के पीछे एक राज था जिसको न्यूटन ने ही समझा था, ठीक है, वही समझ पाए थे। उन्होंने इसका लॉजिक निकाला कि क्यों नीचे गिर रहा है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता है, क्लियर। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि विराट समुद्र की नील वर्णीय आभा को भी, आज हम समुद्र में यात्रा करते हैं या हम समुद्र को देखते हैं तो उसके अंदर हम नीले रंग का रिफ्लेक्शंस देखते हैं ना, नीला रंग देखते हैं कि समुद्र नीले कलर का है। तो उसको लोग काफ़ी स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं, आदिकाल से देखते आ रहे हैं, लेकिन वो नीले रंग का क्यों होता है, उसकी आभा ऐसी क्यों है, तो इस रहस्य को जानने के लिए कभी किसी के मन में ये सवाल नहीं उठाना। और रामन के मन में जैसे ही सवाल आया, ठीक है,
वो कौन थे जिनके मन में सबसे पहले ये सवाल आया? खुद रावण थे, और फिर वो उसके पीछे लग गए, ठीक, जिनके बारे में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सन 1921 की बात है, जब रावण जो है समुद्री यात्रा पर चले थे, और जहाज के डेक के ऊपर खड़े होकर जब वो नीले समुद्र को निहार रहे थे। क्यों निहार रहे थे? क्योंकि उनको, वो प्रकृति प्रेमी थे, उन्हें नेचर बहुत पसंद था, ठीक है। तो वहाँ खड़े होकर बस ऐसे देख ही रहे थे, तो समुद्र की नीली आभा के अंदर वो घंटों खोए हुए थे। घंटों क्यों? क्योंकि सफ़र लंबा था, वो वहीं खड़े खड़े देखते जा रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भावुक प्रकृति वाले थे, भावुक यानी कि इमोशनल, ऐसा नहीं था। वो कह रहे हैं कि उनके अंदर एक वैज्ञानिक जिज्ञासा भी थी। वो जानना चाहते थे कि क्यों समुद्र का रंग जो है नीला क्यों होता है, ठीक है। उनके अंदर इस चीज़ की एक सशक्त जिज्ञासा थी। सशक्त यानी कि एक मजबूत, दृढ़ था। मतलब कई लोग होते हैं मन में सवाल आता है, सुबह आया शाम तक भूल गए, उसके बारे में सोचते नहीं है। उनके मन में ये सवाल आया और वो इसके एकदम पीछे से पड़ गए भी क्यों है ऐसा। और सवाल जब तक उनको इसका आंसर नहीं मिला, ठीक है ना, तब तक वो उसके पीछे लगे रहे। और जब उनको इसका आंसर मिल गया कि वो क्यों है नीले रंग का, तब वो बहुत ज़्यादा विश्व विख्यात यानी कि पूरे संसार भर में प्रसिद्ध भी हो गए थे, ठीक। अब बात स्टार्ट कर रहे हैं, रावण क्या जन्म क्या हुआ क्या है, उस सब के बारे में स्टार्ट है हमारा। उनका जन्म हुआ था 7 नवंबर को 1888 में, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। और इनके जो पिता हैं वो विशाखापत्तनम, जिसे आज के समय में आप विशाखापट्टनम के नाम से जानते हैं, तो विशाखापत्तनम में थे। और वो गणित और भौतिकी के शिक्षक हैं, यानी कि मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते थे इनके फादर रावण के। और पिता बचपन से, मतलब कि इन्होंने बचपन से ही फिजिक्स और मैथ की पढ़ाई अपने पिता से सीखी है। अब जब बचपन में ही उनको अपने फादर से दोनों सब्जेक्ट के लिए, दोनों विषयों की ट्रेनिंग मिल रही थी। और मतलब वो कह रहे हैं कि इसमें कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति का मतलब है हम बहुत ज़्यादा बढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों विषयों ने ही उन्हें पूरे संसार भर में फेमस भी किया है। तो इसकी नींव उनको कहाँ से मिली? अपने पापा से, है ना। तो सशक्त नींव उनके पिता ने रख दी थी। और कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से की, और बाद में फिर उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में स्टडी की, जो कि मद्रास में है, ठीक है। BA और MA दोनों की ही स्टडी उन्होंने, जब उसका रिज़ल्ट आया तो उनके बहुत अच्छे अंक उसके अंदर आए थे, मतलब अच्छे अंकों से वो पास हुए थे। क्लियर है? अब वो बोल रहे हैं बच्चे, रावण का जो मस्तिष्क था, दिमाग जो था, वो बचपन से ही कैसा था कि वो विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते रहते थे। मतलब जो भी उनको चीज़ दिखती वो उसके बारे में क्यों वाला सवाल करते और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते भी, ऐसा क्यों होता है। और अपने कॉलेज के ज़माने से ही उन्होंने शोध कार्यों में, शोध कार्य होते हैं रिसर्च, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने अपना रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। और उनका जो सबसे पहला शोध पत्र निकला था रिसर्च का, जो उन्होंने एक पत्र एक मैगज़ीन के अंदर था, जिस मैगज़ीन का नाम था फिलोसॉफिकल मैगज़ीन, उसके अंदर उनका सबसे पहला जो भी रिसर्च था वो वहाँ पर पब्लिश हुआ था। और उनकी जो दिल्ली इच्छा क्या थी कि वो अपना पूरा जीवन सिर्फ शोध कार्यों को ही समर्पित करें। मतलब वो पूरी लाइफ यही चाहते थे कि वो कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहें, ठीक है। और लेकिन वो कह रहे हैं कि मगर उन दिनों शोध कार्यों को पूरी तरह से भी फुल टाइम आप सिर्फ रिसर्च में लगे रहें, उसको एक करियर के रूप में अपनाना, मतलब उसमें कोई खास व्यवस्था नहीं थी। मतलब ये बात बहुत पुरानी है बच्चे, है ना। अभी हमारा देश आज़ाद भी नहीं था, इतना फैसिलिटी भी नहीं था, तो वो उसको करियर के रूप में अपना नहीं सकते थे। तो जितने भी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, प्रतिभावान जितने भी छात्र थे, अक्सर उन दिनों क्या करते थे, सरकारी नौकरी की तरफ अट्रैक्ट होते थे, क्योंकि उसके अंदर उनको काफ़ी फैसिलिटी भी मिलती थी, इनकम भी अच्छी मिलती थी। तो हर किसी का रुझान उस तरफ होता था। तो रावण भी अपने समय के दूसरे सुयोग्य छात्रों की तरह भारत सरकार के वित्त विभाग में एक अफसर बन गए। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, उनको एक अकाउंट डिपार्टमेंट में जॉब मिल गया था, है ना, गवर्नमेंट जॉब मिल गई है उनको। और उनकी जो तैनाती थी, मतलब वो कहाँ पर लगे हुए थे, उनका कोलकाता में उनको ये जॉब मिली थी, ठीक है।
अब जब वो अपनी कोलकाता में जॉब कर रहे थे तो उन्होंने अपना जो उनका स्वाभाविक क्या था, नेचर क्या था, रिसर्च करना, उसको भी उन्होंने बनाए रखा। अब कैसे बनाए रखा, जैसे ही वो जब वो जॉब पर जाते थे, वहाँ से जैसे ही वो फ्री होते, फुर्सत उनको मिलती, तो वो एक बहू बाज़ार में आ जाते थे। तो बहू बाज़ार क्यों जाते थे, क्योंकि वहाँ पर एक प्रयोगशाला थी। प्रयोगशाला यानी कि एक लैब था जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। एक लैब बनी हुई थी बहू बाज़ार में। तो वो बोलते हैं कि ये अपने आप में एक अनोखी संस्था थी, जिसको कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों, मतलब उसने बहुत साल लगा दिए थे इस लैब को बनाने में। काफ़ी उसकी मेहनत लगी हुई थी, उसमें काफ़ी लगन थी, तब जाके ये संस्था खड़ी हुई थी। और इस संस्था का मेन मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था, देश के अंदर हमें मतलब वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। विज्ञान यानी कि विज्ञान को बढ़ावा देना। विज्ञान मतलब हम साइंस में कितनी तरक्की कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम वहीं से जानेंगे। और उसके उद्देश्य तो बहुत महान थे, मतलब कि वो चाहते तो बहुत कुछ थे उस संस्था के लोग, लेकिन उनके पास उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए जो ज़रूरी सामान होता है, उन सब चीज़ों का नितांत क्या था, अभाव था। हमेशा से ही उसकी कमी थी उनके पास, मतलब उनको बराबर लैब में जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी उनको नहीं मिल पाते होंगे। तो रामन इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चलाओ यानी कि चलो जो भी हैं उनको मिल रहा था, यस, ताकि एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जो भी मिल रहा है चलो उससे कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहें। तो जो भी उपकरण वो इस्तेमाल कर मतलब जो भी मिल रहे थे उसी से अपने वो शोध कार्य करते रहे। और यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण था। क्यों आधुनिक, यानी कि मॉडर्न, और हठ यानी कि उनको एक ज़िद थी कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है, अपने देश के लिए अचीव करना था साइंस से रिलेटेड। भले ही उनको सामान प्रॉपर नहीं मिल रहा था, उपकरण, फिर भी वो लगे हुए थे, उन्होंने हार नहीं मानी। जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद, यानी कि जिस तरह से एक वो होता है ना, मतलब साधक का मतलब क्या है, कोई इंसान किसी अपनी साधना में लीन है, तो उनके लिए साधना क्या थी, रिसर्च करना। तो इसीलिए उनको साधक का नाम कहा गया है। जो कि सवेरे जाता है, शाम तक अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, बाद में जब ड्यूटी से फ्री होते थे वो फिर बहू बाज़ार में आते, प्रयोगशाला में फिर रिसर्च करने। और वो भी कैसी प्रयोगशाला, जहाँ पर उपकरणों का भी अभाव है, फिर भी उसमें लग जाते। तो मतलब उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के ज़ोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने का प्रयास किया। मतलब कि वो चाहते थे कि बस हमारा देश इस चीज़ में आगे बढ़े, तो वो जो चीज़ें मिल रही थी वो बस कोशिश कर रहे थे उसे कंप्लीट करने की। क्लियर है बच्चे? अभी जो हमने पैराग्राफ ख़त्म किया है, जैसे कि उनके आधुनिक हठ योग का कारण, सब क्वेश्चन आंसर्स में आपके आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। सॉल्व एक बार आप लोगों ने खुद ढूंढने भी हैं आंसर्स। आगे है, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं पैराग्राफ वाद्य यंत्रों से रिलेटेड, ये भी आपका एक आंसर है कि उन दिनों वे मतलब अब उनकी रुचि जो थी थोड़ा सा वाद्य यंत्रों यानी कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ वो आकर्षित हो रहे थे। वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि वाद्य यंत्रों के पीछे जो आवाज़ निकलती है उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या साइंस है। अब वो उसके पीछे पड़ गए, उसकी पर्दे खोलने का प्रयास कर रहे हैं कि क्यों निकल रही है आवाज़। तो इसी दौरान उन्होंने बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, जिसके अंदर चाहे वो देशी थे चाहे विदेशी थे, उन्होंने दोनों पर काम करना शुरू कर दिया। और जब वो अपनी रिसर्च के दौरान वो क्या देखते हैं, उनके दायरे में कौन कौन से उन्होंने इंस्ट्रूमेंट लिए, जो कि विदेशी थे उनमें है वायलिन, चेलो और पियानो, ठीक है। और जो अपने देशी थे उसमें है वीणा, जो कि सरस्वती की है। और तानपुरा, तानपुरा होता है एक तरह से पतला सा होता है, बहुत पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था। अगर आप देखेंगे तो शायद नेट पर डालेंगे आपको दिखाई देगा। और मृदंगम एक्चुअली एक तरह से ढोलक होता है। ढोलक कैसा, आप अभी अगर कभी इस्कॉन मंदिर जाएंगे तो वो बीच में से मोटा होता है और साइडों से दोनों तरफ से पतला होता है, ठीक है, ढोलक टाइप होता है। तो मृदंगम वो है। तो उन्होंने ये तीन तीन दोनों के उठाए, दोनों पर काम करना शुरू किया। और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर क्या था कि पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को उन्होंने तोड़ी। भ्रांति यानी कि उन्होंने इस उनकी एक तरह से
वहाँ के लोग क्या समझते थे कि विदेशी वाद्य यंत्र ज़्यादा अच्छे हैं और देशी जो है हमारे इंडियन वाद्य यंत्र हैं वो घटिया हैं। तो उन्होंने इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि देशी वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया है। मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे प्रूफ पेश किए जिससे ये पता लगा कि हमारे जो हैं इंडियन जो हैं वाद्य यंत्र वो ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, उन्होंने इस चीज़ के वहाँ पर प्रूफ दिए होंगे। बहुत उन्होंने इसके ऊपर काम किया। फिर उनके पीछे से जो कंपन की आवाज़ आती है, मतलब इसके पीछे भी एक गणित छिपा हुआ था। क्या था वो सब उन्होंने अपने उससे रिलेटेड उन्होंने अपने सारे के सारे शोध पत्र भी निकाले जिसमें उन्होंने ये चीज़ क्लियर की थी कि ऐसा क्यों होता है और हमारे वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों से अच्छे भी क्यों हैं। अब वो बोल रहे हैं कि उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध एक शिक्षा शास्त्री थे सर आशुतोष मुखर्जी। ठीक है, उन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचान लिया, ये बहुत इंटेलिजेंट हैं रामन। और उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के उन्होंने एक नया पद बनाया था, सृजित हुआ था, उसका निर्माण हुआ था। तो जिसके लिए उन्होंने रामन के सामने एक प्रस्ताव रखा भी आप इस विश्वविद्यालय में जॉब कर लें। उनको एक ऑफ़र दी उन्होंने। तो अब उनके लिए बहुत ही मुश्किल निर्णय था, क्योंकि उस समय में वो ऑलरेडी एक सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको बहुत सारी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, अच्छी खासी मोटी तनख्वाह भी मिल रही थी और उनको जॉब करते हुए पूरे 10 साल भी हो चुके थे। और ऐसी हालत में वो कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी छोड़कर एक प्राइवेट कॉलेज में जॉब करूं, मुझे वहाँ पर तनख्वाह भी कम मिलेगी, सुख सुविधाएं भी पूरी नहीं मिलेंगी। तो उनके लिए डिसीज़न लेना बहुत मुश्किल का काम था। फिर भी उन्होंने एक डिसीज़न लिया। ठीक है, अब उनके लिए ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम था, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा सैलरी मिल रही हो, फैसिलिटी भी ज़्यादा मिल रही हो, तो आप उसको छोड़कर कम वाली करेंगे? कोई भी इंसान नहीं करेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने सन 1917 में उन्होंने उस जॉब को छोड़ा। ठीक है, और कॉलेज में आ गए पढ़ाने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। उन्होंने क्या देखा कि जब मैं दूसरों को पढ़ाऊँगा, दूसरों को और शिक्षा दूँगा, सरस्वती की साधना का मतलब ठीक है ना, नॉलेज देना, ज्ञान बाँटना, तो उनके लिए वो ज़्यादा अच्छा था। अब उन्होंने उसका कंपैरिजन किससे किया? अपनी सुख सुविधाओं से किया कि मैं सुख सुविधाएं छोड़ दूँगा, उससे बेटर है मैं लोगों को ज्ञान बाँटूँ। तो इसीलिए उन्होंने उस जॉब को एक्सेप्ट कर लिया। और अब वहाँ का जो माहौल था वो कैसा माहौल था? शैक्षणिक माहौल था। बच्चे, शैक्षणिक का मतलब होता है जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ शिक्षा का माहौल, पढ़ाई लिखाई का माहौल। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, वो ऑलरेडी रिसर्च में बिलीव कर रहे थे, मतलब उनको रिसर्च करना पसंद था। दूसरा, वो स्टूडेंट्स के बीच में आ गए थे। अब कभी कभी क्या होता है कि जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं ना, ज्ञान बांटते हैं, तो उसमें हमारी नॉलेज भी ज़्यादा बढ़ती है। तो उनको अब जैसे जॉब कर रहे हैं तो सिर्फ अपना वो ऑफिस का काम करेंगे, और जहाँ वो किसी को पढ़ाएंगे उसके साथ साथ उनका खुद का भी ज्ञान और डेवलप होगा, है ना, ज्ञान भी बढ़ता है। तो इसीलिए अब उनको समय भी देखो, पहले क्या होता था, जॉब करने जाते थे, बाद में घर आते थे, मतलब वो फिर अपना रिसर्च सेंटर में चले जाते थे। तो अब तो क्या है, वो कॉलेज में है तो वहाँ ऑलरेडी सब लैब्स वगैरह भी होती हैं। तो अब उनका पूरा समय किस चीज़ में बीतने लगा? केवल अध्ययन, स्टडी में, पढ़ाने में और शोध कार्य। अब उनका सिर्फ यही ड्यूटी हो गई थी, उनको यही करना होता था। 4 साल के बाद 1917 में उन्होंने ज्वाइन किया। 1921 में अब क्या बता रहे हैं वो, स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था 1921 में वो कहाँ गए थे? समुद्री यात्रा पर। जब उनके दिमाग में, मस्तिष्क में ये एक सवाल जो था हिलोरे ले रहा था, खलबली सी मच रही थी उनके दिमाग में कि ये नीले रंग का क्यों होता है। तो इसी दिशा में उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया, और जिसकी परिणति यानी कि जो परिणाम निकला वो क्या निकला? जो भी उन्होंने रिज़ल्ट निकाला, उस रिज़ल्ट को उनका क्या नाम दिया गया? उनके खुद के नाम से वो बड़े प्रख्यात हुए थे, रामन प्रभाव। उस नाम से वो फेमस हो गए थे। ठीक है, अब बच्चे, जो रामन प्रभाव था जिसकी खोज हुई, अब हम वो पढ़ेंगे। पूरा का पूरा ये साइंस से रिलेटेड है आपका। अब उसमें था क्या, उन्होंने क्या खोज की थी कि जितने भी ठोस और तरल, ठोस, द्रव और तरल पदार्थ होते हैं, ठोस यानी कि सॉलिड, तरल यानी कि लिक्विड,
ठीक है। तो प्रकाश की किरण के प्रभाव का, जैसे ही प्रकाश की किरण उनके ऊपर पड़ती है तो क्या चेंजेस आते हैं, क्या परिवर्तन आते हैं, ऐसा उन्होंने किया। उन्होंने क्या ढूंढा कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण, एक वर्णीय यानी कि एक कलर की जो प्रकाश की किरण है, ठीक है, प्रकाश की जो रेज होती हैं, ठीक है, तो वो अगर किसी तरल या फिर ठोस, यानी कि भले ही वो लिक्विड पर पड़े या किसी सॉलिड चीज़ के ऊपर पड़े, उस पदार्थ के वहाँ से गुजरती हैं, तो गुजरने के बाद ही उसके कलर में चेंज आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। वजह क्या होती है? वजह ये थी कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन, फोटोन क्या होते हैं? हमारे छोटे छोटे वो होते हैं, इसमें फोटोन यानी कि प्रकाश का भाग है एक छोटा सा, ठीक है। फोटोन मीन्स प्रकाश का भाग। तो प्रकाश की किरण के जो भाग थे, जो छोटे छोटे अंश होते हैं, वो तरल या ठोस से गुजरते समय इनके अणुओं से टकरा जाते हैं। अणु मतलब एटम से टकरा जाते हैं, ठीक। और फिर एटम से टकराते हैं, और इसके जैसे ही ये टकराते हैं उसका रिजल्ट क्या निकलता है? या तो वो अपना खुद का कुछ अंश खो देते हैं या उससे कुछ अंश एक्सेप्ट ले लेते हैं, ठीक है। अगर खोएंगे तो भी कलर में चेंज आएगा, अगर लेंगे तो भी कलर में चेंज आएगा। तो दोनों ही स्थितियों में उनमें परिवर्तन आ जाता है। और एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है, ऊर्जा जो होती है, वो बैंगनी रंग में होती है। बैंगनी यानी कि पर्पल कलर में होती है, ठीक। और उसके बाद किस में एनर्जी ज़्यादा होती है? नीले रंग में। देन आसमानी यानी कि स्काई ब्लू, फिर हरा, पीला, फिर नारंगी यानी कि ऑरेंज, और फिर लाल वर्ण का नंबर आता है, यानी कि सबसे लास्ट में लाल कलर है। अगर सबसे लास्ट में है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ऊर्जा भी सबसे कम है, लाल रंग में, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एक वर्णीय प्रकाश की तरल या फिर ठोस जैसे ही वो अपने प्रकाश के अंशों से होकर के गुजरती हैं, तो उसमें क्या आता है? या तो वो अपना ऊर्जा थोड़ी बहुत खो देता है या फिर पा लेता है, और जिस हिसाब से उसके कलर में परिवर्तन आ जाता है। ये उन्होंने उसका कंक्लूजन निकाला। अब वो बता रहे हैं कि जब जैसे ही रामन ने ये खोज की, तो भौतिकी के क्षेत्र में यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में एकदम क्रांति आ गई थी। क्रांति यानी कि एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, चेंज आया। और इसका सबसे पहला परिमाण मतलब रिजल्ट तो क्या निकला? आइंस्टाइन ने भी ऐसी खोज की थी, लेकिन वो इस चीज़ का प्रूफ नहीं दे पाए थे कि ऐसा चेंजेस क्यों होता है। तो जैसे ही रामन ने अपनी इस खोज को दिखाया, तो आइंस्टाइन जो बताना चाहते थे कि क्यों, मतलब कि प्रकाश की अति सूक्ष्म कणों की वो एक तीव्र धारा के समान है। तीव्र धारा यानी कि तेज़ी से एक धारा आती है। एक्चुअल में वो जो किरणें होती हैं वो छोटे छोटे कण होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो एक किरण के रूप में आ रहे हैं। और उन्होंने इतने छोटे छोटे सूक्ष्म कणों की तुलना एक बुलेट से की। बुलेट की स्पीड कितनी तेज़ होती है, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने कहा था। और उन्होंने इसको क्या नाम दिया था? फोटोन। फोटोन यानी कि प्रकाश का एक अंश है वो, ठीक है। और जैसे ही रामन ने अपनी इस खोज को दिखाया, तो फिर आइंस्टाइन ने जो भी इस धारणा को बताया था उसके ऊपर एक तरह से क्या हो गया? प्रमाण मिल गया, प्रूफ मिल गया। और ये इस चीज़ को मतलब कि वो बस ये बताना चाह रहे हैं कि प्रकाश की जो किरणें होती हैं एक्चुअल में वो क्या होती हैं? एकदम तेज़ी से सूक्ष्म कणों की धारा होती हैं जो कि हम तक पहुंचती हैं, ठीक है। वो एक प्रवाह के रूप में आती है। क्लियर है? अब वो बोल रहे हैं कि रामन की जो ये खोज हुई उससे परमाणुओं और अणुओं का, पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं का, एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का जो आंतरिक संरचना का जो एक तरह से अध्ययन करना है वो बहुत ही सहज यानी कि इजी हो गया। छोटे छोटे अणुओं को पहचानना, उसके अंदर छोटे छोटे अणुओं की संरचना, बनावट कैसे हो रही है, वो इन सब चीज़ों से इजी हो गया था। क्योंकि वो कह रहे हैं कि पहले इन सब चीज़ों के लिए वो जिस उपकरण का इस्तेमाल करते थे जिसका नाम था इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका सहारा लिया जाता था। और ये बहुत मुश्किल टेक्निक थी, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि इसमें बल्कि गलतियों की संभावना भी बहुत ज़्यादा थी। मतलब जो भी रिज़ल्ट आते थे हमें एकदम क्लियर साफ तौर से नहीं आते थे। लेकिन जैसे ही रामन ने अपनी खोज बताई, वो रामन प्रभाव है ना, तो उससे अणुओं और परमाणुओं का संरचना का अध्ययन भी बहुत इजी हो गया, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसका सहारा लिया जाने लगा।
ये अपना अणु और परमाणुओं की संरचना के लिए, और कैसे इसके अंदर परिवर्तन आते हैं, चेंजेस, और मतलब और इसका जो रिजल्ट निकलता था, पहले वाले में तो क्या था कि गलती की संभावना थी, इसमें तो गलती की संभावना तक भी नहीं थी। और इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि पदार्थों का संश्लेषण करना, संश्लेषण होता है एनालाइज करना, छोटे छोटे पदार्थों का जो भी है उनको प्रयोगशाला में उसका पूरा एनालाइज करना, और उससे जितने भी हमारे लिए उपयोगी पदार्थ थे उनका कृत्रिम रूप से निर्माण करना। कृत्रिम होता है आर्टिफिशियल। अब वो उनको अणु परमाणु को आर्टिफिशियल भी बनाना था, क्योंकि वो देख ही बराबर पा रहे थे वो कैसे बन रहे हैं, तो उन्होंने आर्टिफिशियल मतलब हर चीज़ उनसे संभव हो गई। मतलब अब वो आर्टिफिशियल उसके जैसा भी बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको क्लियर क्लियर समझ में आ रहा था। समझ में आया बच्चे यहाँ तक? बच्चे, रामन प्रभाव की जो खोज हुई थी उसने रामन को मतलब कि इतने ऊंचे, मतलब बहुत ही जितने भी ऊंचे ऊंचे वैज्ञानिक थे अच्छी उस समय के, उन सब की पंक्तियों में लाकर खड़ा कर दिया था। अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों की लाइन में आ गए थे। और फिर उसके बाद तो उनको जितने भी पुरस्कार मिले, सम्मान मिले, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एकदम लाइन सी लग गई थी उसमें भी। और सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से, यानी कि उनको वहाँ की मेंबरशिप मिली, वहाँ से सम्मानित किया गया। और फिर सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि दी गई थी। सर, जैसे कि आज हमारे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है, तो इन्हें भी अब हम सर चंद्रशेखर वेंकट रामन कहते हैं। फिर अगले ही साल उन्हें विश्व का जो सबसे उच्च पुरस्कार होता है, जो कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, उनसे सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार पाने वाले वो पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। ठीक है। उसके बाद उन्हें और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलोडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतरराष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि। मतलब इसके बाद और भी बहुत सारे हैं, सबका नाम इन्होंने यहाँ नहीं दिया हुआ है। हाँ, आपको भी इसमें से 2-4 याद कर लीजिएगा लिखने के लिए। सारे के सारे नहीं भी रहेंगे तो इट्स ओके, आप आधे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मेन मेन है जैसे कि नोबेल पुरस्कार, वो सब आप ज़रूर याद रखिएगा। फिर सन 1954 में रामन को देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान, जो कि सबसे पहला कहा जाता है, जिसे हम भारत रत्न कहते हैं, उससे सम्मानित किया गया। ये उनका आफ्टर आज़ादी के बाद का पुरस्कार था, सम्मान था। और मैंने पहले भी बताया, नोबेल पुरस्कार पाने वाले वो भारतीय वैज्ञानिक, पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। ठीक है। उसके बाद तो भारतीय नागरिकता वाला ये पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, अब तक किसी को भी नहीं मिला है। और ज़्यादातर उन्हें जितने भी पुरस्कार मिले हैं तब मिले थे जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तब इन्हें इतना सारा सम्मान मिला था। और उनको मिलने वाले जितने भी सम्मान थे, उससे हुआ क्या, भारत को एक आत्मविश्वास सा आया। जैसे कि आज भी हमारा देश कहीं पर भी गेम्स खेलने के लिए जाता है, आज वर्ल्ड के होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, जो भी होते हैं, जब अगर हमारे देश के किसी भी व्यक्ति को सम्मान मिलता है, गोल्ड मेडल मिलता है, तो उस नागरिक का तो बहुत ज़्यादा सम्मान होता ही है, साथ साथ देश का भी नाम बहुत आगे आता है। इस देश को आज इतने गोल्ड मिले, इतने सिल्वर मिले, इतने ब्रॉन्ज मिले हैं। तो जब इतने सारे पुरस्कार रामन को मिल रहे थे, तो भारत को भी एक आत्मसम्मान मिल रहा था, गौरव सा फील हो रहा था। उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास इंडिया के अंदर जाग रहा था, क्योंकि हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे नहीं था। और जब विज्ञान से रिलेटेड हमें पुरस्कार मिल रहे थे, तो उसने तो एक भारतीय चेतना को जागृत किया। मीन्स अब लोगों के अंदर एक उत्साह सा जग गया था इसके प्रति। एक तरह से ना उनको भी था कि अब हमें इस सोच की तरफ आगे बढ़ना है, इसमें भी ज्ञान लेने की उनकी इच्छा जागृत हुई थी। अब रामन जो थे वो भारतीय संस्कृति से बहुत लगाव रखते थे। वो उनको मतलब कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को कभी भी पीछे नहीं छोड़ा, उसे कभी भूले नहीं थे। और इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि, इवन कि इंटरनेशनल लेवल पर, है ना, उनको प्रसिद्धि मिल रही थी, फिर भी उन्होंने, वो साउथ से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं। वो अपने उन्हीं वस्त्रों में रहते थे। और वे कट्टर शाकाहारी थे, मतलब प्योर वेजिटेरियन।
वो बाकी मांस मदिरा से बहुत दूर रहते थे और मदिरा से तो वो बहुत ज़्यादा सख्त परहेज करते थे, क्योंकि जब उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और जब वो स्कॉटलैंड गए थे तो उन्होंने जो रामन प्रभाव की जो खोज की थी उसी के बारे में जो भी वो वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने जो दिखाया, तो उन्होंने उसे अल्कोहल के ऊपर ही कर दिखाया था कि हमने पढ़ा ही था रामन प्रभाव में क्या था, ठोस और तरल दोनों पर एक्सपेरिमेंट होता है ना, तो कलर चेंजेस होते हैं, तो उन्होंने उसी के ऊपर करके दिखाया था। और पार्टी के बाद जब उन्होंने पार्टी जब चल रही थी तो बाद में उनके प्रदर्शन के बाद तो जब उन्हें शराब पीने के लिए ऑफ़र किया गया तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था। और वहीं के ऑर्गेनाइज़र ने, आयोजक ने कहा था, परिहास में मीन्स हंसते हुए यूँ ही कहा था कि रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का ही प्रदर्शन करके हमें आह्लादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मीन्स हमें प्रसन्न करने में, खुशी देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, तो रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों है। मीन्स उसने हमें तो मतलब एकदम अचंभित सा कर दिया है ये सब, तो वो इससे परहेज क्यों करते हैं, ये बात उन्होंने हंसते हंसते कही थी। फिर वो कह रहे हैं कि रामन का जो भी व्यक्तित्व था वो कैसा था, एक वैज्ञानिक व्यक्तित्व था, उनके नस नस में विज्ञान भरा हुआ था। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने जितने भी रिसर्च किए, प्रयोग किए, उन्होंने शोध, उनका जो भी रिसर्च था केवल पत्रों, शोध पत्रों या लेखन तक ही सीमित नहीं था। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी। वो चाहते थे कि हमारा जो देश है वो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े। वो देश को वैज्ञानिक दृष्टि से देखते थे कि बहुत तरक्की करे, और इस सोच विचार में ही वो अपने देश के प्रति विज्ञान से रिलेटेड समर्पित थे। वो हर संभव कोशिश करना चाहते थे और इसीलिए वो बता रहे हैं कि उन्हें अपने शुरुआती दिन बिल्कुल भी भूले नहीं थे। क्या था उन दिनों में, उन्हें के पास जो भी वो रिसर्च कर रहे थे तो उनके पास उपकरणों का भी अभाव था, कोई ढंग की प्रयोगशाला भी नहीं थी। तो जब वो इतना ज़्यादा यहाँ तक पहुँच गए थे तो सबसे पहले उन्होंने एक बहुत ही अच्छी और उन्नत लेवल पर एक प्रयोगशाला का निर्माण कराया, एक शोध संस्थान की स्थापना की थी, रिसर्च सेंटर की, जो कि बेंगलोर में है आज के समय में, और वो रामन के नाम से ही है, जिसका नाम है रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट, उस नाम से जानी जाती है। और वो चाहते थे कि हमारा देश भौतिकी शास्त्र में बहुत आगे बढ़े, इसीलिए उसके लिए उन्होंने अपने मतलब कहेंगे कि अनुसंधान को, रिसर्च सेंटर को बढ़ावा देने के लिए एक शोध पत्रिका भी प्रारंभ की, जिसका नाम है इंडियन जर्नल ऑफ फिज़िक्स। और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे मतलब सैकड़ों शोध छात्रों का, मतलब जो रिसर्च करने में इंटरेस्टेड थे, ऐसे ऐसे स्टूडेंट का मार्गदर्शन किया, रास्ता दिखाया है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितने हैं। एग्जाम्पल देते हुए वो क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से जो एक दीपक होता है, अन्य एक दीपक से बहुत सारे दीपक जो होते हैं वो प्रकाशित हो उठते हैं, तो उसी प्रकार उनके द्वारा सीखे गए जितने भी शोध छात्र थे, उन्होंने आगे चलकर बहुत नाम रोशन भी किया है और काफ़ी अच्छी अच्छी पदों पर, उच्च पोस्ट पर वो प्रतिष्ठित हैं, मतलब आज अच्छी पोस्ट पर वो काम भी कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि विज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए, उसकी प्रसिद्धि के लिए उन्होंने एक करंट साइंस नाम की पत्रिका का भी संपादन किया, मैगज़ीन एक नया निकाला। वो कह रहे हैं कि जो रामन प्रभाव है वो केवल प्रकाश की किरणों तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने उसी का ही इन्वेंशन किया था ना। वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने खुद के व्यक्तित्व से, कैरेक्टर से, उनके कैरेक्टर से क्या था, उनकी जितनी भी प्रकाश की किरणें थी वो पूरे देश को आलोकित कर रही हैं। जस्ट एक एग्जांपल ये है, जैसे कि प्रकाश की किरणों से उन्होंने रामन प्रभाव की खोज की भी, कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, तो उनके व्यक्तित्व से भी आप अगर लेते हैं कि प्रकाश की किरणों से, उनके व्यक्तित्व की प्रकाश की किरणों से, मतलब उनके अंदर जो चमक थी उससे पूरा देश जो है वो जगमगा उठा, प्रभावित हुआ। फिर सन 1970 में 21 नवंबर को 82 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया है। अब हमने सीख क्या ली उसके बारे में है कि रामन जो हैं वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। मीन्स वो पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से वो विज्ञान से भरे हुए थे।
जीते जागते सबूत हैं वो। और उन्होंने हमें केवल यही संदेश दिया है कि हमारे आसपास जो कुछ भी घट रहा है मीन्स जो कुछ भी हो रहा है, जो भी प्राकृतिक चेंजेस होते हैं, मतलब हम अगर उनकी खोजबीन करें, ढूंढें, वैज्ञानिक दृष्टि से उन्हें ढूंढने की कोशिश करें। वो उनकी सोच ये है कि जिस तरह से उन्होंने, जैसे कि जब उन्होंने पहली बार पानी में सफ़र किया, समुद्र में, उन्हें लगा कि आज ये ब्लू कलर का क्यों है, तो उसकी खोज में जुट गए। तो वो कह रहे हैं कि हमारे आसपास ऐसा बहुत कुछ है जो, मतलब बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं प्रकृति की, वो सिर्फ एक पात्र की तलाश में है, एक पर्सन ढूंढ रही हैं, भी कौन उनकी खोज करेगा, ठीक है ना। जिस तरह से उन्होंने पानी का बताया, कलर चेंज कैसे होता है, उसकी खोज की। फिर उन्होंने सुर ताल के बारे में भी बताया, भी अगर ये थाप पड़े या ये हम जो भी है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का जो उन्होंने खोज किया, भी इसमें कहाँ से म्यूज़िक पैदा होता है, सब उन्होंने विज्ञान से रिलेटेड बताया है कि हर चीज़ के पीछे एक विज्ञान छुपा हुआ है। अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ है हमारे आसपास जो कि बिखरा हुआ पड़ा है, हमें सिर्फ उसे वो नज़र चाहिए देखने की और उसके अंदर को ढूंढने की, क्या है उसके अंदर छिपा हुआ, ये कहाँ से निकलता है, कैसे पैदा होता है, क्यों होता है, ये सवाल। अब ये सब चीज़ें कौन ढूंढ सकता है? जो एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। हर इंसान की अपनी अपनी बोलते हैं ना रुचि होती है। ज़रूरी नहीं है हर बच्चा विज्ञान से रिलेटेड सोचेगा, कोई किसी फील्ड में आ गया है, कोई किसी फील्ड में आ गया है। तो जिसको जो भी समझ में आए ढूंढने की कोशिश करें, मतलब कि कुछ भी आपको मिलता है उसकी तह तक जाइए कि वो चीज़ कहाँ से पैदा हुई, कैसे हुई। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर का ज्ञान भी डेवलप होगा, आप भी और ज्ञानी बनेंगे, मैं तो यही कहूँगी। और फिर अब हमको उनके जीवन से प्रेरणा क्या लेनी चाहिए, वो किस तरह के आदमी थे, जिज्ञासु प्रवृत्ति के, तो हमें भी वैसा बनना है। और प्रकृति के अंदर जो भी विज्ञान से रिलेटेड जो भी रहस्य छिपा हुआ है उसको हमें तोड़ने की कोशिश करनी है। जितना हम उसे ढूंढेंगे हमारे खुद के ज्ञान में उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी। क्लियर है? कुछ भी अभी क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। फिर भी पहले आप खुद को ट्राई करिए, जितना कुछ हो सके आप जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर, बाय बाय।